सिलेक्शन नहीं हुआ, जब उसके बाद क्या हुआ? पापा का कॉल आया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बार हमारी फसल भी खराब हो जाती है लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर से लगाते ही हैं। नोट्स को या रिसोर्सेज को बार बार चेंज करना चाहिए, ये थॉट कभी आपके मन में आया था? ये थॉट तो मेरे दिमाग में नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि पहले और दूसरे इंटरव्यू में आपको क्या डिफरेंस लगा है? फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो आप अपनी बुक्स एंड रिसोर्सेज शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ में? ऑफ कोर्स मेंस की कोर स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट देख ली, मैं भी तैयारी करूंगा, तो ये बहुत गलत है। आप मोटिवेशन के बेसिस पे किसी फील्ड में नहीं जाइए। आपके नज़रिए से यूपीएससी कैसा है? बहुत ही बड़ी एग्जाम लगी। प्रीलिम्स को लेके एकदम हार्डकोर सीरियस तैयारी आपने कब की और इंटरव्यू कैसा रहा? टेस्ट खूब सारे लगाए मैंने, एक टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के लिए। वैद सर बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी में कि रीडिंग मोर डज नॉट मेक यू अ बिगर आईएएस। मेरे फादर ने मुझे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर करवा दिया था। वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं छोड़ देती सब कुछ, और दूसरा था कि मैं दोस्तों, इंडियन एस्पिरेंट शो यूपीएससी पॉडकास्ट को ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि जब हमने इस वीडियो को शूट किया था तब तनुज जाट जी की जो पोस्ट थी वो दानिक्स थी, पर अब वो अपग्रेड होकर IDES इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज हो गई है। तो इस पॉडकास्ट में हमने दानिक्स को लेकर बहुत सारी बात की है। आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अब तक किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब इंडियन एस्पिरेंट शो एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। हेलो, नमस्कार एवरीवन। इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष, और यूपीएससी की 2023 के टॉपर्स के कई सारे टॉपर्स के साथ में आपने हमारे पॉडकास्ट देखे हैं, एंजॉय किए हैं। आज एक और बेहद स्पेशल एपिसोड आप सबके लिए। इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मिस तनु जाट जी से। इन्होंने यूपीएससी 2023 में रैंक 450 हासिल किया है। इनकी एक्सपीरियंसेस जानेंगे, इनकी नज़रिए से यूपीएससी एग्जाम कैसी दिखती है, यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द एपिसोड टिल द एंड। लेट्स सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड स्टार्ट। तनु जी, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो में। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज लाइफ? कैसी चल रही है जिंदगी यूपीएससी सिलेक्शन के बाद? जी, जैसे मैंने सोचा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मुझे कि न्यू जॉब है, और 3-4 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे थे जिसके लिए, कि फाइनली वो मिल गया है, कि एटलीस्ट नाम तो आ गया है। राइट। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। तनु जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके नज़रिए से यूपीएससी कैसा है, कैसा दिखता था जब आपने शुरू किया था एग्ज़ाम को? तो जब पहली बार आप डिसाइड करते हो कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम करना है, क्रैक करना है, कुछ बनना है, तो कैसे देखते थे उस एग्ज़ाम को उस समय? मैंने जब फर्स्ट टाइम यूपीएससी के बारे में सुना तो 12th क्लास में थी मैं। मेरे मामा जी ने ही बताया था कि एग्ज़ाम होता है। तो दिखने में बहुत बड़ा लगा क्योंकि कुछ पता नहीं था। बहुत वास्ट सिलेबस लगा, और मुझे लगा पता नहीं कैसे बनते होंगे, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में किसी ने कोई भी सरकारी नौकरी में है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगा। तो लगा कि पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है, और एजुकेशन में भी साइंस था। तो स्टार्टिंग में हाँ, बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम लगी कि बस वो लाल बत्ती दिखती है, लेकिन वो पहुंचना कैसे वहाँ तक वो नहीं पता था। कैसे फिगर आउट किया जब जंप किए यूपीएससी में? तो कब डिसाइड किया कि 12th के बाद ही शुरू कर दिया था? जी। ओके, तो कैसे फिगर आउट किया कि किस तरह से तैयारी करोगे? जी, मैंने 12th के बाद सोचा कि अभी मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे तैयारी करनी है। तो मैंने कोचिंग ले ली थी भोपाल से। फिर 1 साल मेरी कोचिंग हुई, तो हाँ बेसिक आइडिया मुझे लग गया कि अच्छा ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। कुछ टॉपर्स भी आए तो उन्होंने गाइड किया, तो मुझे वहाँ से बुक्स हैं जो भी कैसे पढ़ाई करनी है वो मैंने फिगर आउट कर लिया। फिर जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है उसमें मैंने फिर खुद से जो है तैयारी को कंटिन्यू रखा था। ओह, आई एम सॉरी, मैं वीडियो के बीच में ही आ गया, बट हियर इज अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप इस कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है पॉडकास्ट आप तक लाने के लिए। अमेजिंग। तनु जी, थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने किस बैकग्राउंड से आप आते हैं और कैसे आपने एग्ज़ाम क्रैक किया? जी, अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं MP में देवास ज़िले में खातेगांव तहसील के एक छोटे से गांव कमलासा से बिलोंग करती हूँ। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो एक छोटे से गांव खाचरोद से हुई है, हिंदी मीडियम में 8th तक। फिर मेरे फादर ने मुझे खातेगांव में 9th में CBSE स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र करवा दिया था। तो वो बहुत ही बड़ा एक चेंज था मेरी लाइफ में, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, पूरा इंग्लिश में था, नए दोस्त थे, तो वहाँ बहुत डिफ़िकल्ट लगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो वो चेंज था, वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं छोड़ देती सब कुछ, क्योंकि गांव से हूँ तो वहाँ पे शादियाँ भी जल्दी हो जाती है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा था कि मैं कैसे अपने आप को पुश करूँ। तो मैंने वहाँ अपने आप को पुश किया कि शायद मैं मुझसे हो जाएगा। तो मैंने डबल हार्डवर्क किया दूसरे बच्चों से, ताकि मैं उनके बराबर एटलीस्ट उनके इक्वल आ पाऊँ। राइट। फिर 10th में मेरे ठीक ठाक परसेंटेज बन गए थे। उसके बाद मैंने 11th में भोपाल में चली गई। वहाँ से फिर स्कूल और कॉलेज भोपाल से किया है मैंने। ओके। जब हम बात करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो आई गेट अ लॉट ऑफ DMs एंड कमेंट्स कि भैया हम
ट्वेल्थ पास किया है या फिर ट्वेल्थ में है या फर्स्ट ईयर में है और यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब आपने भी डिसाइड किया कि आप ट्वेल्थ से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या सोचा था या फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं इसको, वो आपने कैसे बनाई थी, क्या बनाई थी? सो ट्वेल्थ के बाद बेसिकली हाँ डाउट बहुत होते हैं कि कैसे क्या करना है। राइट। इसमें भी 2 वेज हैं कि कुछ बच्चे जैसे अगर बहुत ही अच्छे कॉलेज से तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो वहाँ तो टाइम बहुत कम मिलता है। राइट। तो वहाँ मैं बोलूँगी कि आपकी कॉलेज लाइफ को थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा पढ़िए, क्योंकि वो दूसरा जो पर्सपेक्टिव है या दूसरे एक्सपीरियंसेस है वो भी मैटर करते हैं यूपीएससी में। मेरे केस में मैंने बीएससी चूज़ किया था पीसीएम, तो वहाँ पे फिगर आउट किया कि मुझे वहाँ पास में ही कोचिंग थी मेरे कॉलेज के, कि ठीक है जैसे कॉलेज ख़त्म होगा मैं कोचिंग में चली जाऊँगी, और मैंने बेसिक कोचिंग कर ली 1 साल तक। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर था वहाँ जितना भी मुझे टाइम मिलता एक्स्ट्रा तो फिर मैं खुद से पढ़ाई करती। फिर मैंने NCERTs पढ़ी, खुद के नोट्स बनाना स्टार्ट करा। टॉपर्स को बहुत सुनती थी कि कैसे क्या चीज़ कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या गलतियाँ करनी हैं क्या नहीं करनी है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे फिगर आउट होता है, एकदम से नहीं होता है। विच मीन्स कि आपको इनिशियल टाइम पे पहले देखना है कि आपके क्या क्या सवाल है, उन सवाल को लिख लो और फिर एक एक सवाल उनको सॉल्व करते चले जाओ। अमेजिंग। प्रीलिम्स को लेके स्पेसिफिक बात करें तो प्रीलिम्स को लेके एकदम हार्डकोर सीरियस तैयारी आपने कब की? आई थिंक प्रीलिम्स के पहले हम बात करते हैं आपके अटेम्प्ट्स को लेके, कि आपने फर्स्ट टाइम कब दिया और कैसा सिलेक्शन हुआ? 2021 में मेरा कॉलेज हो गया था फाइनल ईयर, लेकिन मेरी उम्र उस टाइम 20 साल की थी। ठीक है। और यूपीएससी में 21 ईयर्स चाहिए हमें। तो मैंने 1 साल अलग से पीजी में मैं शिफ्ट हो गई थी और मैंने उस साल अपना ऑप्शनल की तैयारी करी। दिल्ली से ऑनलाइन कोचिंग करी थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो दिल्ली में जा नहीं पाई। फिर मैंने दिसंबर तक बस मेंस की तैयारी करी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब तक मेंस तैयार आपका नहीं है आपका प्री नहीं होगा। और मेरे सराउंडिंग में बहुत लोग थे जिनका प्री नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत स्कैर्ड थी कि पहले अटेम्प्ट में एटलीस्ट प्री तो निकालूं। राइट। तो मैंने फिर फेब ऑनवर्ड्स 4 महीने लग गई मैं कि बस बुक्स जो है फाइनलाइज कर ली। टेस्ट खूब सारे लगाए मैंने, 120 टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स के लिए, और लकीली मेरा प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। ओके। उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करनी थी, तो मैं थोड़ा सा घर आ गई थी कि घर से तैयारी करती हूँ। फिर मैंने वहाँ से मेंस दिया भोपाल जाके अगेन, तो लकीली मेरा मेंस भी हो गया था। तो आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि जो डिसीजन लिया है, जो जैसे भी तैयारी करी थी मैंने, तो एटलीस्ट वो सही थी, राइट ट्रैक पे थी। मेरा मेंस हो गया। फिर दिसंबर में जैसे ही सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए, फिर मैं दिल्ली चली गई थी इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई तो वो इंटरव्यू के टाइम पे था, पहले नहीं गई थी। और इंटरव्यू कैसा रहा फिर आपका फर्स्ट टाइम पे? जी, मैंने सबसे पहला इंटरव्यू अपनी लाइफ में दिया ही यूपीएससी का था। तो शुरुआत में तो बहुत डर लगा कि कैसे करूँगी, इतने बड़े लोग हैं, यूपीएससी में जाना है, पता नहीं कैसे सवाल पूछेंगे। राइट। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। मेरा शेड्यूल जो है वो 28 अप्रैल को आया था फाइनल इंटरव्यू का, तो मुझे बहुत टाइम मिल गया था। मैंने फिर 4 महीने बस यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी करी। और मुझे जो है मनोज सोनी सर का बोर्ड मिला था और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे और मेरे मार्क्स भी ठीक आ गए थे। 182 मैंने स्कोर किया था उस टाइम पे। बट फर्स्ट टाइम में आपका हो नहीं पाया था। लेकिन मेरा फिर 28 अप्रैल को जैसे ही इंटरव्यू हुआ और फिर मैं घर आ गई भोपाल कि अब प्री की तैयारी में लगना है। लेकिन मन में लग रहा था क्या पता हो जाए नहीं हो ऐसे। लेकिन जब 23 मई को रिजल्ट आया तो नहीं हुआ था। फिर 3-4 दिन बाद में वापस से प्री था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था इमोशनल होने के लिए। तो उस दिन ठीक है एक्सेप्ट किया कि ठीक है नहीं हुआ है, अभी जो सामने है उसकी तैयारी करती हूँ, एटलीस्ट वो तो ख़राब ना हो। तो फिर मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट के लिए सेकंड प्रीलिम्स दे दिया था। तनु, मुझे आपसे बात करना है, जैसे हम सब बात करते हैं कि आपने अटेम्प्ट दिया, आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, इंटरव्यू तक गए, सिलेक्ट नहीं हो पाए। ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू तक जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, इट्स एन अचीवमेंट बाय सेल्फ। बट हम सब भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहा है, सेकंड में नहीं हो रहा है, थर्ड में नहीं हो रहा है, तो बार बार वो गिल्ट आते जाता है कि मेरा तो एग्जाम ही क्रैक नहीं हो रहा है। आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके 4 दिन बाद आपको फिर प्रीलिम्स देना है। सिलेक्शन नहीं हुआ जब फर्स्ट टाइम में, उसके बाद क्या हुआ वहाँ सिनेरियो, फैमिली बैकग्राउंड के, फैमिली के अंदर, या आप गांव शहर जैसे आ गया था वहाँ पे क्या माहौल हुआ? तो जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था तो सबको पता चल गया था कि अरे गांव से है और एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको इंटरव्यू कॉल आया है, तो सब बहुत खुश हो गए थे। लेकिन मेरे मन में डाउट था कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। सो क्या हुआ कि जब फाइनली नहीं हुआ तो फिर पापा का कॉल आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे हम तो किसान हैं, मेरे पापा फार्मर है, कि एक बार हमारी फसल भी ख़राब हो जाती है लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर से लगाते ही हैं। तो मैंने उस दिन सिर्फ अपने पापा मम्मी और अपने भाई बहन से बात करी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका 4 दिन बाद में प्री है और इस बार तो आपको करके दिखाना ही है, एटलीस्ट आपके लिए आप करिए। तो वो मैंने बस उनसे बात करने के बाद में मेरा फ़ोन मैंने बंद कर लिया कि अब किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। फिर मैंने 4 दिन बस जो मेरे पास जितना मैं पढ़ सकती थी
मैंने पढ़ा और मैं एक फ्री माइंड के साथ गई थी उस दिन। और वो जो प्रीलिम्स था वो लाइक 20 साल में सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स पेपर आया था। लेकिन मैं उसमें टेंशन भूल गई थी कि मेरा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। आई वॉज फीलिंग गुड कि मैंने इंटरव्यू दिया है और अभी मैं सेकेंड टाइम लिख रही हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो मैं बहुत कूल माइंड से बैठी थी एग्जाम में और लकीली मेरा वो हो गया था प्रीलिम्स सेकेंड वाला भी। तनु जी, आपको सर्विस कौन सी अलॉट हुई है, आप उसके बारे में बताइए कि 450 रैंक पे। और सर्विस का ना बहुत ज़्यादा फैसिनेशन रहता है कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है। कुछ लोगों की इच्छा बाय चॉइस IRS होती है, कुछ लोग IRS से खुश नहीं होते हैं। आपको कौन सा सर्विस मिला है और उस सर्विस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, मुझे अभी दानिक सर्विस अलोकेट हुई है। और हाँ, आपने सही कहा, इनिशियली जब हम तैयारी करते हैं हमें लगता है कि UPSC मीन्स IAS और IPS बस इतना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम डैफ फिल करते हैं मेंस के जस्ट बिफोर तो पता चलता है कि उसमें 20, 21, 22 तरह की डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो ऐसा नहीं कि जस्ट आप IAS बनेंगे तो ही आप नेशन को सर्व कर पाएंगे। बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे डिफेंस स्टेट सर्विस है, उसके बाद में दानिक्स जो मुझे मिला है, पॉन्डिक्स भी है, इंडियन ट्रेड सर्विस है, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस है। बहुत सारी डिफरेंट वैराइटीज़ की जो है सर्विसेज हैं। ठीक है। जो दानिक्स है इसमें यह है कि हम यूनियन टेरिटरीज में सर्व करते हैं एज SDM। वहाँ पे आपको मौका मिलता है कि अगर आप IAS नहीं बने तो एटलीस्ट आप SDM बनेंगे कि आप वहाँ पे फील्ड में आप काम कर पाएंगे। तो सारी ही जॉब का जो नेचर है वो बहुत ही डिफरेंट है। और मैं कहूँगी कि सिर्फ ये नहीं कि IAS है, क्योंकि बहुत होता है कि जैसे अपाला मिश्रा है, उन्होंने IAS को ना प्रेफरेंस दे के IFS को दिया था। तो मैं कहूँगी कि आप खुद के जो इंटरेस्ट हैं उनको देखिए कि आप कहाँ सर्व कर पाएंगे 30 साल आगे क्या। दानिक्स और पॉन्डिक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए कि इस सर्विस के अंदर होता क्या है। दानिक्स का फुल फॉर्म है दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस। इसमें आपके लक्षद्वीप और दामन और ये भी आ जाते हैं दूसरे यूटीज जी। और पॉन्डिक्स में ये है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज। इसमें यह है कि आप SDM बनते हैं और आप ग्राउंड पे सर्व करते हैं, आपको मौका मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आप काम करते हैं। उसके बाद में दानिप्स भी होता है जिसमें आप पुलिस सर्विस में आते हैं। अगर किसी का सपना था कि पुलिस में जाना है, IPS बनना है, वो नहीं हुआ है तो आप दानिप्स में भी हैं जो दिल्ली पुलिस में आप जा सकते हैं। ओके, मैं आपकी सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक करने की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूँगा। बट आई थिंक जब आप ऐसा होता है ना कि आप इंटरव्यू तक जा चुके हो और आप फिर से एग्जाम दे रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट हैविंग दैट गिल्ट इन योर सेल्फ, आप उसको अचीवमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो कि यार मैं इंटरव्यू तक जाके वापस आया हूँ, जो मोस्टली लाखों लोग नहीं जा पाए। राइट, अमेजिंग। सेकेंड अटेम्प्ट की कहानी बताओ कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इश्यूज हुए कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, डिड यू फिगर आउट कि क्यों नहीं हो पाया? जी, डेफिनेटली मैंने ये देखा कि क्योंकि जैसे रिजल्ट आया था 2 दिन बाद में मार्कशीट आ गई थी। तो मुझे लगा कि अच्छा इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं, प्रीलिम्स में अच्छे हैं, लेकिन मेंस में थोड़े से ऐसे में और GS3 में मेरे नंबर कम थे। ठीक है। तो ओवरऑल फाइनल कट ऑफ से 14 मार्क्स मेरे कम थे, इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अब जितने 3 महीने मेरे पास हैं मुझे जी जान लगाकर अब बस मेंस की तैयारी करनी है। तो मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, मैंने ऐसे के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। और उस टाइम पे ये भी था ना कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस वाली नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए मैंने अपने आप को कट ऑफ किया फैमिली से, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है जब आप तैयारी कर रहे हैं और वापस कोई आपको सुनाए कि आपका नहीं हुआ है। तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट डे से लिखा होता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है कि हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने आप को बार बार याद दिलानी थी मुझे। और वहाँ पे अपने आप, मेरे मामा जी थे जो मुझे बार बार सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, आप बस अभी टेस्ट पे ध्यान दीजिए। तो 4 महीने मैंने बहुत पढ़ाई करी, 10, 12, 13 घंटे डेली जितना हो सकता था मैंने तैयारी करी, और बाय गॉड्स ग्रेस वो भी हो गया था। अमेजिंग। एक चीज़ जब मैं इसमें देखता हूँ कि जब हम UPSC प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने पहले MPSI की प्रिपरेशन की, फिर MPPSC किया, फिर UPSC किया। जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं हमारा जोश एकदम हाई पे होता है कि यार बस एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे तो एक पोस्ट के लिए लड़ना है, वो पोस्ट लेनी है और सिलेक्ट हो जाऊंगा ऐसा, और हम वो ग्लैमरस लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बट नोबडी टॉक्स अबाउट कि जब एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। एंड आई थिंक ये चीज़ें हम हमारे घर पे भी नहीं बताते, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने डिसाइड किया कि मैं MPPSC की प्रिपरेशन के साथ साथ अब UPSC में जंप कर रहा हूँ, MPPSC हो गई थी, UPSC में जंप कर रहा हूँ, तो मैंने अपने घर पे बोला कि अब मैं IPS बनने की तैयारी कर रहा हूँ। बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट कि यार अगर उन 1000 लोगों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, और टू बी प्रिसाइज SP के अंदर अगर मुझे IPS बनना है तो मुझे 100-150 लोगों के अंदर आना होगा, तभी मैं बन पाऊंगा। बट वो मैंने कभी अपने घर पे बात नहीं की कि यार अगर मेरा 5 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको किस पेन से गुजरना पड़ेगा। डू यू फील कि जब आप UPSC प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो उस टाइम पे अपने घर पे अपने पेरेंट्स से या भाइयों से या भाई बहनों से बैठ के एक बार बात की जाए कि इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेशियो इतना कम है कि मुझे बहुत मेहनत करना है, तो ये लाइफ मेरी आने वाले अगले 4-5 साल तक रहेगी,
डू यू फील लाइक दिस? एब्सोल्युटली। जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी अपनी तैयारी की, तो देखा कि सिलेक्शन रेशो तो 0.01% समथिंग है। तो मैंने बताया अपने घर पे पापा मम्मी को कि ऐसा नहीं है कि तैयारी कर रही हूँ तो हो जाएगा। मैं एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अपना बेस्ट दीजिए, आप है ना अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए। तैयारी के टाइम पे मैं फुली ऑनेस्ट थी, लेकिन कुछ भी एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। सो वहाँ पे फिर मेरे पापा मम्मी को ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि कोई बात नहीं, आप 2-3 बार अटेम्प्ट लीजिए, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम है, हम क्या सोशल मीडिया पे देख के उसको सब कुछ बना लेते हैं कि यही बनना है वरना कुछ नहीं। तो आई थिंक उस मिथ से हटना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको लाल बत्ती मिलने वाली है, गाड़ी बंगला मिलने वाला है। ये एग्ज़ाम का नेचर बहुत डिफरेंट है, आपको एज अ पर्सन ये चेंज कर देती है। और ये मेरे घर पे उनको महसूस होने लग गया था। जैसे मैं उनसे बात करती थी, उनको चेंज दिखा, तो वो उससे हैप्पी थे कि अरे तेरा हो या ना हो, तो हमारे लिए तू आईएएस बन गई है। तो वो मुझे अच्छा लगा वो सपोर्ट देखकर कि मेरा हो ना हो, मेरी वैल्यू इनकी नज़रों में कम नहीं होगी। तो आई विल से कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप तैयारी से पहले अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट बताएं कि इसमें क्या होगा या आपके प्लान बी क्या है, ताकि उनको दुख ना हो अगर आपका इन केस नहीं हुआ तो। क्योंकि 2-3 साल बाद फिर आप पेरेंट्स को फेस भी नहीं कर पाते उस तरीके से। जी। राइट, अमेजिंग। लेट अस टॉक मोर अबाउट यूपीएससी मेंस की कोर स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? मैंने जैसे 2021 में प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी, पूरा टाइम यूपीएससी को दे रही थी। ठीक है। तो मेरा डे 1 से फोकस ये था कि मेरा मेंस अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, प्री में बाद में देखूंगी। तो मैंने सबसे पहले अपना, क्योंकि मेरा जीएस तो कोचिंग के टाइम पे हो गया था मोर और लेस, मैंने अपना ऑप्शनल उठाया, उसकी कोचिंग करी, उसका बेस पूरा अच्छे से बना लिया। फिर मैंने जो बोलते हैं ना कि सिलेबस जो है वो आपके लिए बाइबल है, उसे उठाइए और आपके पास 2-3 पेज के नोट्स होने चाहिए। तो मैंने हर एक टॉपिक पे जो भी था मैंने नोट्स बनाया अपना, और मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी, ताकि एटलीस्ट पता तो चले मैं आंसर कैसे लिख रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया में कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। ठीक है। तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और जनवरी तक मेरा यही था कि ऑप्शनल और जीएस मेंस। उसके बाद फेब ऑनवर्ड्स मैंने फिर प्री की तैयारी करी थी। मतलब मोटा मोटा आपने 8 महीने के आसपास हार्डकोर मेंस को दिया है। जी, मैंने नोट्स भी बनाए थे उस टाइम पे, मैंने आंसर्स भी लिखे थे और मैंने ऑप्शनल को भी किया था। अमेजिंग। मेंस को लेके अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम डीपर डाइव करें, तो क्या आप अपनी बुक्स एंड रिसोर्सेज शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के साथ में? ऑफ कोर्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम GS1 मैंने हिस्ट्री के लिए NCERTs पढ़ी थी, एंशिएंट और मिडिएवल के लिए, और कोचिंग के कुछ नोट्स थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, ज्योग्राफी के लिए अगेन NCERTs और नोट्स। उसके बाद में सोसाइटी के लिए ऐसा है कि डायनामिक है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए कि क्या हो रहा है, विमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है लॉकडाउन से वगैरह वगैरह। फिर GS2 में लक्ष्मीकांत हो गया बेसिक। गवर्नेंस का अगेन कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल गए थे कि टॉपिक डाला, यूपीएससी डाला और उसमें अपने आप आ जाता है। तो मैंने वहाँ से तैयारी करी। IR के लिए करंट अफेयर्स बस द हिंदू। उसके बाद GS3 में तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए संजीव वर्मा की बुक, फिर एग्रीकल्चर अगेन रिसर्च किया कि कहाँ से क्या पढ़ना है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर जी की बुक पढ़ी थी। उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए मैंने बस ऑनलाइन नोट्स पढ़े थे जो करंट अफेयर्स के होते हैं। सिक्योरिटी भी मैंने बस कोचिंग के नोट्स से ही किया था। और एथिक्स के लिए एक्चुअली कोई सोर्स नहीं है, उसमें क्या है बहुत ही डायनामिक है। अगेन वो आप खुद क्या है एज अ पर्सन, आपको वो रिप्रेजेंट करना होता है क्वेश्चन पेपर पे। उसका कोई फॉर्मेट नहीं कि बस इसने ये बता दिया तो मैं ऐसे ही लिखूंगी। उसमें फिर मैंने एक थोड़ा अलग अप्रोच निकाला कि मैंने क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, फिर मैंने देखा कि इसमें कोट्स भी हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। लॉकडाउन में किस कंट्री ने कैसे बिहेव किया, चाइना ने कैसे किया, इंडिया ने कैसे किया, तो वो सब मैं अपने खुद के पर्सनल एवर नोट पे लिखती रहती थी। और जब फाइनल मेंस एग्जाम हुआ तो मैंने एक्चुअल में उसको सब कुछ इम्प्लीमेंट किया था और मेरे हाईएस्ट स्कोर फिर एथिक्स में आए थे, 120 नंबर आए थे मेरे। अमेजिंग। एक चीज़ इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने रिसोर्स की बात की, एक चीज़ का कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा हरासमेंट में रहता है, क्योंकि अभी के ज़माने में आपको सबसे ज़्यादा जब मोबाइल फ़ोन हरासमेंट के पास में है तो रिसोर्सेज बहुत अथाह अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जो आपको हज़ारों नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे इतने सारे चैनल्स हैं, वहाँ से आपको बुक्स मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कई सारी वेबसाइट्स आपको नोट्स दे देती है, फिर नोट्स डिलीवरी आपको मिल जाती है। कई बार बहुत सारे लोग इसमें आपको इंस्टाग्राम पे बार बार ऐड देते हैं कि आपको नोट्स चाहिए तो हम आपके लिए करा देंगे ना। वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन मिल जाता है कि क्योंकि किसी ने कुछ बोला कि मैं इससे पढ़ के सिलेक्ट हूँ, फिर टॉपर्स भी अपने अपने रिसोर्सेज बताते हैं, तो अगेन वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपके साथ में ऐसा हुआ था कि यार आपको एक कोई चीज़ पढ़ना है और आपने एकेडमी से भी नहीं किया था, तो क्या आपको ऐसा लगा था कि मुझे नोट्स को या रिसोर्सेज को बार बार चेंज करना चाहिए? ये थॉट कभी आपके मन में आया था? जी नहीं, ये थॉट तो मेरे दिमाग में नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे टॉपर्स को सुना था, वो यही बोलते थे हमेशा कि
कम पढ़िए, लेकिन जो जितना पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए। अल्टीमेटली एग्जाम में क्या होता है कि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो याद है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने फिर उसको अप्लाई भी किया कि मैं टेस्ट देती हूँ, जो मैंने पढ़ा है क्या मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। मैंने PYQ सॉल्व करे कि क्या मैंने जो चीज़ें पढ़ी है वहाँ से वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। मैंने देखा कि हाँ हो रहे हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मेंस में टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो रिसोर्सेज फाइनल हो गए बस वो हो गए, बस उनको बार बार रिवाइज करिए। सो आई से कि मैंने तो इवन टेलीग्राम में डाउनलोड नहीं किया था, बस इंटरव्यू के टाइम पे डाउनलोड किया था, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज मीन्स टू मच कन्फ्यूजन। राइट। एंड देयर इज वन सेइंग, वैद सर बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी में कि रीडिंग मोर डज नॉट मेक यू अ बिगर IAS। आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी उसकी देखिए कि कैसा है, उसको बार बार रिवाइज करिए, फिर उसको रिप्रोड्यूस करिए। आपकी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपने बताया, इन डेप्थ सेकंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पहले और दूसरे इंटरव्यू में आपको क्या डिफरेंस लगा है? जी, फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो वो बहुत ही डरावना था कि क्योंकि पहली बार UPSC को मैं फेस कर रही थी। मुझे मनोज सोनी सर का बोर्ड मिला था, जो कि चेयरमैन थे उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पता नहीं चला कि कौन है, मैं बस चली गई थी अंदर। यूजुअली होता है बच्चे पहले बता देते हैं कि ये बोर्ड मिला है, और फिर वो एनालिसिस अपना ही कर लेते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। मैं उससे दूर रही कि कोई वैसा नहीं होना चाहिए, प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए। फिर मैं अंदर गई तो सर ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आप गांव से हैं तो वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, आप लड़की हैं तो वहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन कैसी है। उन्होंने थोड़ा सा साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, तो मोरलेस मैंने वो टैकल कर लिया था। जब मैं बाहर निकली तो आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है, जितनी तैयारी करी थी मैंने मोरलेस सबके आंसर्स दे दिए थे। जब मार्कशीट भी आई तो मेरे नंबर अच्छे थे। लेकिन सेकेंड इंटरव्यू में मैंने तैयारी फिर कम करी थी, क्योंकि एक्सपीरियंस था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट। जब मॉक्स भी दिए तो सब बोलते थे कि यू विल स्कोर गुड। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं करंट अफेयर्स पे देख लूँ कि आजकल क्या चल रहा है। अब मैंने अपना डाइफ भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और फिर जब मैं अंदर गई तो मुझे बाला सर का बोर्ड मिला था। एंड फिर वहाँ पे जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसने ऐसे हेल्प किया कि मैं कॉन्फिडेंट थी कि हाँ आप पूछिए मैं बताऊँगी। तो वहाँ पे वो जैसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इवन स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जो मुझे नहीं पता थे। लेकिन मैंने बस स्माइल करी कि सर ये तो मुझे अभी नहीं पता है, मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और फिर जितने भी बोर्ड मेंबर्स ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, मैंने मोरलेस उनके भी आंसर्स दिए। और मुझे इस बार ज़्यादा नंबर मिले कि मुझे 190 नंबर मिले कम तैयारी के साथ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बोलता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है चीज़ों को लेकर, वो ज़्यादा मायने करती है एज़ कम्पेयर टू आपको कितना पता है। तो मुझे बात करते हैं प्री मेंस इंटरव्यू के बाद में बात करते हैं कि रिजल्ट का वो रिएक्शन कैसा था, क्योंकि आफ्टर हैविंग लाइक अराउंड 50+ पॉडकास्ट विद UPSC टॉपर्स, अब मुझे ऐसा लगा कि हर किसी का रिजल्ट रिएक्शन अलग होता है, लेकिन हर किसी के अंदर एक्साइटमेंट और खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि अब लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं रिजल्ट के टाइम पे पहले तो भोपाल ही थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि रिजल्ट आने वाला है 8-10 दिन में, मुझे एंजाइटी होने लगी, क्योंकि प्री तो सर पे था ही, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही एंजाइटी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि घर जाती हूँ, पापा मम्मी के साथ रहूँगी तो शायद थोड़ी टेंशन कम होगी, तो मैं अपने गाँव आ गई। गाँव आके ये हुआ कि सबको पता था अगेन कि इसने इंटरव्यू दिया है, तो सब पूछ रहे थे रिजल्ट आ गया। मैंने कहा अभी जब आएगा तो पता चल जाएगा। फिर हम ऊपर थे छत पर, मेरी मम्मी थी उस टाइम पे, मेरे भाई बहन थे, और जब जैसे रिजल्ट आया तो मैंने खुद ने चेक किया था। मैंने आज तक मेरा खुद का रिजल्ट चेक नहीं किया है, लेकिन इस बार मैंने किया था। और मैं अपना नाम ढूंढ रही थी, तो मुझे दिख गया सडनली कि ठीक है 450 रैंक है, तनुज 8 है। मेरी मम्मी सामने थी, मैंने बस ऐसे बोला कि मम्मी हो गया। और जो प्लेथोरा ऑफ इमोशंस थे उस टाइम पे, लाइक शी वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग, माय सिस्टर वाज क्राइंग। तो वहाँ पे मुझे लगा कि मतलब अगर आपने इतने मेहनत करी है इतने साल तक, और कैसे बस उसका छोटा सा रिजल्ट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। सबको पता चल गया गाँव में, सब मिलने आ गए। मेरे पापा उस टाइम पे बाहर गए हुए थे, तो एक्चुअली पूरे गांव के लोग आ गए, मेरा स्वागत करने लग गए थे, रैली उन्होंने निकाली। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि मुझसे ज़्यादा लोग, मेरे जो गांव के लोग हैं वो खुश थे। उन्हें लगा कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल करी, कि तुम बहुत छोटे एरिया से आती हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में आपका नाम आया है, तो आप इंस्पिरेशन हैं दूसरी लड़कियों के लिए कि वो भी कुछ करें। तो 1 मिनट के अंदर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। तो इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एक्चुअली। अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ के बारे में जैसे हम ऑफ द कैमरा भी जब बात कर रहे थे कि आप सिलेक्ट हुए, आप कहीं पे मिलने जाते हो, आपको फैसिलिटेट किया जाता है, सम्मान बहुत मिलता है, और सडनली एक ऐसा अटेंशन आपको मिलना जाता है जो उससे पहले कभी ना मिला हो। अब जब वो अटेंशन मिलता है तो आपके घर में जो छोटे लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स के घर में जो अभी उम्र में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 12th कर रहे हैं या उससे नीचे हैं,
तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक अपने अंदर एक सपना मान लेते हैं कि मुझे दीदी जैसा बनना है, मुझे भैया जैसा बनना है और मुझे भी यूपीएससी क्रैक करनी है। डू यू फील इट इज़ जस्टिस टू देम एंड देयर करियर? क्योंकि आपने अभी देखा नहीं कि करियर ऑप्शंस क्या है और आपने जस्ट आउट ऑफ इमोशन आपने चूज़ कर लिया कि आई वांट टू क्रैक यूपीएससी। व्हाट डू यू फील? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? जी, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया था कि जैसे रिजल्ट आया था फिर लोग बोलने लगे थे कि अब हमारा बच्चा भी यूपीएससी की तैयारी करेगा। वहाँ मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी फील्ड में आप उतर रहे हैं, आप उसको पूरा एनालिसिस करिए। जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी ऐसी नहीं करी थी, मैंने पूरा एनालिसिस किया था उसका कि क्या एग्ज़ाम है, इससे अगर मैं आईएएस बनी, आईपीएस बनी तो क्या नेचर होगा प्रोफेशन का। पूरा मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, मैं कर पाऊँगी। फाइनली जब मैं कन्विंस हुई कि इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस बहुत मांगता है एग्ज़ाम, राइट, उसके बाद ही मैं इसमें उतरी थी। और मेरे दिमाग में ये भी था कि 2-3 बार दूंगी, अगर नहीं हुआ तो कोई और ऑप्शन होना चाहिए। राइट। लेकिन आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट देख ली, मैं भी तैयारी करूँगा, तो ये बहुत गलत है। आप पहले देखिए एग्ज़ाम में, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। और ये भी मैं अगेन कहती हूँ कि सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे किसी फील्ड में नहीं जाइए, वो डिसिप्लिन मांगता है। अब आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, 1 महीना पढ़ा, 2 महीने पढ़े, लेकिन आप फिर बोर हो जाते कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो उससे अच्छा आप पहले एनालिसिस करिए कि आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि सबके लिए यूपीएससी नहीं है। ये हम भेड़ चाल हम नहीं फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद के लिए देखिए, आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसे कि जस्ट किसी को देख के डिसीजन नहीं लीजिए, एटलीस्ट उसको प्रॉपर्ली एनालिसिस करिए कि 2 महीने 1 महीने लगाइए कि अच्छा ये फाइनल ऐसा है, मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी है, और नहीं हुआ तो फिर क्या। ये इसका आंसर आपके पास पहले दिन से होना चाहिए। मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए, करीब 50 से ऊपर यूपीएससी टॉपर के साथ में पॉडकास्ट किया। आई ऑब्जर्व वन थिंग कि किसी के भी पास में नेगेटिव सर्कल नहीं होगा। क्या अगर होगा तो वो लोग उससे एलिमिनेट कर देते हैं या खुद बाहर आ जाते हैं, उन लोगों को दूर कर देते हैं कि हमारे आसपास के लोग नेगेटिव ना हो, ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई में रहे। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप अपना सर्कल बहुत अच्छा रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं भी भोपाल में थी तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं वो कैसे हैं, आइदर दे आर सपोर्टिव और दे आर नॉट। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो खुद भी तैयारी कर रहे थे। तो जब मुझे पता चला कि कुछ स्टार्टिंग से बहुत नेगेटिव थे कि इसमें तो होता ही नहीं है सिलेक्शन, बहुत डिफिकल्ट है, तो मुझे लगा कि ये मेरी जो एनर्जी वो ड्रेन हो रही है सोचने में। तो मैंने ही अपने आप को कट ऑफ कर लिया कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे कुछ 1-2 क्लोज फ्रेंड्स थे वो सपोर्ट कर रहे थे, और जो मेरे मामा जी हैं, मेरे एक सर भी है शांतनु सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो ये मेरा पूरा जो इन्वायरमेंट 4-5 लोगों का था, दे वर एक्सट्रीमली पॉजिटिव कि तेरा होना ही है क्योंकि तू बहुत पढ़ रही है। तो हाँ, ये बहुत मैटर करता है कि आपके सराउंडिंग कैसी है। ओवरऑल यूपीएससी के बारे में आपकी एडवाइसेस क्या होगी उन एस्पिरेंट के लिए? क्योंकि हमारा पॉडकास्ट जनरली वो ऑडियंस देखती है जो या तो फर्स्ट ईयर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हो, तो उनके लिए आपका फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा कि वो अपनी प्रिपरेशन सही से कर पाएँ? पहले तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि जब आप तैयारी में उतरे हैं, आपको 1-2 साल हो गए हैं, तो आप सिलेबस पे फोकस करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ऐसे नहीं कि बस अभी उतरे हैं और अगले साल सोच लिया कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अगर आप एक बार लूप में फंस गए, प्री हो गया, मेंस नहीं हुआ, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर एग्ज़ाम को क्रैक करना। बहुत सारे टॉपर्स भी ये गलती करते हैं, फिर वो बताते हैं कि ऐसे नहीं करना है। तो एक बार अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करिए मेंस का, फिर जो है एग्ज़ाम फाइनली प्रीलिम्स और मेंस दीजिए, तभी होगा वो। दूसरी बात ये कि PYQs पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि यूपीएससी कहाँ ध्यान दे रहा है, वो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है, आप कहाँ से नोट्स बनाएंगे, आपके नोट्स कैसे होने चाहिए। और तीसरी एडवाइस मैं ये दूंगी कि सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं फंसे रहिए, थोड़ा सा लाइफ डिफरेंट भी है, एग्ज़ाम को अपनी लाइफ मत बनाइए। यूपीएससी है, ठीक है, 3-4 साल दीजिए, मांगते हैं एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ें हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करिए, कुछ नई हॉबीज़ बनाइए। जैसे मुझे वॉक करना बहुत पसंद था, तो मैं 1-2 घंटे बाहर नेचर में चली जाती सुबह सुबह। तो ऐसे कि थोड़ी दूसरी चीज़ें भी करिए ताकि आप डिमोटिवेट ना हो जाए, आप बिल्कुल ऐसे बोरिंग टाइप ना हो जाए यहाँ से। राइट, ऑलराइट, थैंक यू तनु जी फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। Thank you for inviting me. It is a very informative conversation and I feel कि हम आगे जाके भी और पॉडकास्ट कर पाएँ आपके साथ में। बहुत मज़ा आया। I hope the audience have also enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. Make sure कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो लर्निंग्स आपको मिली वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किन चीज़ों के बारे में आप और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe Indian Aspirant Show. Thank you so much once again for watching the podcast.